माजरत, ये टेक्निकल मसाइल हैं कि सादिया साहबा को इनविटेशन नहीं जा रही, इसलिए मुझे ऑफलाइन जाना पड़ा। मैं दोबारा लाइव आ गया हूँ, एक बार फिर उनको इनविटेशन भेजी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा सादिया साहिबा के साथ इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगी। मैंने उनको एक बार फिर इनविटेशन भेजी है, तो जैसे ही वो लाइव आएंगी। जी, सादिया साहिबा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अच्छा, आपकी आवाज। मेरी तरफ से आवाज क्लियर है? जी अब क्लियर है, अब क्लियर है। ओके। जी, तो दोस्तों मेरा ख्याल है कैमरे में भी माजरत, कोई मसला नहीं 9 है, बजे का आवाज भी आपको सेशन साफ हम सुनाई लोग दे रहा थोड़ा सा। है। सादिया सलीम भट्ट साहिबा कर्जों के हवाले से, जैसा कि हमने अपनी वाल पे अनाउंस किया, सादिया साहबा ने भी और मैंने भी, आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं हुकूमत की तरफ से कर्जों की, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इनके शराइत क्या हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो दस्तियाब हैं, अमाउंट क्या है, किस तरह लोग अप्लाई करें, बैंक कर्जे रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी क्या वजह है, फिर क्या होना चाहिए। तो सादिया साहिबा से इसीलिए रिक्वेस्ट की, इससे पहले भी आपके इल्म में लोगों को ज्यादा खबर नहीं होती, तो सेहत सहूलत के हवाले से दिसमीना के साथ हमारी एक तफसीली गुफ्तगू हुई, जो मेरे यूट्यूब पे भी मौजूद है इस वक्त और मेरी वाल पे भी मौजूद है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह की कोशिश जारी रखेंगे। सादिया साहबा के साथ ये तमाम जो कर्जों के हवाले से आपके सवालात हैं वो जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मजीद अगर आपके कोई सवालात होंगे जो इस लाइव में हम अगर नहीं कंक्लूड कर सके, तो इंशाल्लाह आइंदा भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइव आए और हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब दें। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माजरत एक बार फिर कि मैं 15-20 मिनट लेट हो गया हूं। कोई मसला नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बल्कि ये बताएं कि कौन कौन सी स्कीम जो दस्तयाब है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराएं कि कर्जे, किस तरह के कर्जे दस्तयाब हैं लोगों को। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं सवाल रिपीट करता हूं कि सबसे पहले जो मेरा सवाल है, एक आम आदमी होते हुए मुझे नहीं पता कि हुकूमत ने क्या क्या सहूलतें दी हैं कर्ज की मद में। जरा इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं कि आम आदमी समझ सके कि वो किस लिए कर्जा ले सकता है। मतलब वो किसान प्रोग्राम भी दस्तयाब है, ओके। कारोबार अच्छा, स्कीम भी है, हाउस। जी जी। ओके, ऐसा है कि अमाद, आपकी आवाज ब्रेक हुई है, लेकिन जो मुझे थोड़ी सी समझ आई है, सबसे पहले ये कि इंट्रोडक्शन की तरफ हमने जाना है जितनी भी स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। अच्छा, जी इस वक्त स्कीम्स जो हैं, जो टोटल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज इस लिहाज से कि उनकी डिसबर्समेंट या वो जो तकसीम हो रही है उनकी, वो किस चैनल के थ्रू हो रही है। इसमें हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक। म- मुझे प्लीज कोई लिख के कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज कट रही है दरमियान में। आवाज जब आती है तो सही है, लेकिन दरमियान में पता नहीं कोई इंटरनेट कनेक्शन का कोई मसला है, शायद मेरी तरफ भी हो, आपकी तरफ भी है। अच्छा, अभी आ रही है? जी जी, इस वक्त आ रही है, आवाज साफ सुनाई दे। ओके। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इस वक्त बेसिकली आप अगर इसको जर्नल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इस वक्त इसको लेते हैं ना, तो जो स्कीम्स हैं उनकी हम एक कैटेगराइजेशन इस बेस पे करते हैं कि वो उन जो रकूम है उनकी तकसीम किस चैनल के थ्रू हो रही है। हमारे पास दो मेजर चैनल हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर डिसबर्समेंट हो रही है, या गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर पैसे जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। एक हो रही है बैंक्स के थ्रू,
और एक हो रही है जी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के थ्रू। कमर्शियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, इन दोनों में फर्क ये आ जाता है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ओवरऑल सारे ही मामला को, चाहे बड़े कर्जे हैं या छोटे कर्जे हैं, उनको डील कर रहे हैं, जबकि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं वो उनका जो मेजर उनका जो मेजर डोमेन है वो छोटे कर्जाजात को डील करते हैं। अच्छा, अब हमारी डिस्कशन इस बारे में मजीद नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस और कमर्शियल बैंक्स का इससे ज्यादा क्या डिफरेंस है हमारे लिए, हमने सिर्फ अब इससे आगे चलना है। माइक्रो ठीक फाइनेंस बैंक्स की जो स्कीम्स हैं उनको हम आज के लिए नहीं डिस्कस करते, क्योंकि इस वक्त खासी चीजें हैं, अगर हम सारी जमल्ड कर देंगे आज तो हमारे लिए इसको फिर इस पूरे मैटर को समेटना मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में हम सिर्फ बैंक्स पे रहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी हम सेशन रखेंगे उसमें फिर हम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की तरफ जो है वो जो फैसिलिटीज आ रही हैं जिनमें किसानों वाली फैसिलिटी भी उसी स्कीम के अंडर आ रही है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो बैंक्स के तहत या बैंक्स की मदद से जो चीजें आगे डिसबर्स हो रही हैं उनमें दो मेजर कैटेगरीज हैं जिसको हम अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं। एक तो इस वक्त जो स्कीम चल रही है वो बिजनेस लोन की चल रही है। दूसरी ठीक जो स्कीम है वो चल रही है हाउस लोन्स की, यानी एक तरफ आपको बैंक से कारोबार के लिए कर्जा मिल सकता है और दूसरा आप ठीक बैंक से अपना घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको फर्दर हम जब चलते हैं, आगे चलते हैं, तो इसमें हम आ जाते हैं बिजनेस लोन्स पे। हाउस लोन को अभी मैंने हाउस लोन के ऊपर आज डिटेल पोस्ट लगाई है, कुछ पब्लिक उसको पढ़ भी ठीक रही है, मैं उस पर देख रही हूँ सवाल भी आ रहे हैं, तो उसको मैं फिलहाल सेकंड सेशन के लिए या नेक्स्ट हम पहले बिजनेस साइड को कवर कर लें, उसके बाद फिर मैं हाउस लोन की तरफ चली जाती हूँ। बिजनेस साइड पे जो लोन्स हमें मिल रहे हैं वो हमें कामयाब कारोबार स्कीम के तहत मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक कामयाब कारोबार जो स्कीम है उसमें इस वक्त बैंक्स के पास आगे मजीद दो कैटेगराइजेशन है। मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि यही समझ ना होने की वजह से पब्लिक बहुत कंफ्यूज हो रही है। मैं रिपीट कर ठीक देती हूँ कि बैंक्स के तहत आपको बैंक से आपको एक तो कारोबार के लिए कर्जा मिल सकता है और बैंक से आपको घर बनाने के लिए कर्जा मिल घर के सकता है। घर के कर्जे को मैं इस वक्त अब नहीं डिस्कस कर रही, इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए उठा रखते हैं। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ बिजनेस लोन्स को। बिजनेस ठीक लोन की डिसबर्समेंट जो हो रही है उसका नाम, जो टैग नेम या ब्रांड नेम रखा गया है वो कामयाब जवान प्रोग्राम रखा गया है। ब्रांड नेम ठीक कामयाब जवान है जिसके अंडर आपको बैंक से बिजनेस लोन मिल सकता है। अच्छा, अब ये जो कामयाब जवान स्कीम है इसमें फर्दर तीन कैटेगरीज दी गई हैं और उन तीन कैटेगरी कैटेगरीज को ठीक टीयर 1, टीयर ठीक 2, टीयर 3 में डिवाइड किया गया है। टीयर 2 और टीयर 3 जो स्कीम्स हैं उनमें पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उन दोनों में पैसे लेने के लिए जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है, कस्टमर को कोलेट्रल रखवाना पड़ेगा। कोलेट्रल आसान जमानत मानों में जमानत रखवानी पड़ेगी, और वो ठीक जमानत किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में होगी, चाहे वो घर हो किसी का या कोई फैक्ट्री की लैंड हो, वो हो कुछ भी हो, लेकिन कोई टेंजिबल कोलेट्रल यानी ऐसी जमानत जो कि मयरेबल हो और जो कि अपनी जगह पे कायम रहे और उसको कस्टमर जो है वो सेल ना कर सके बैंक की इजाजत के बगैर, इस तरह की कोई ना कोई जमानत उनको बैंक के पास रखवानी होगी। ये दोनों कैटेगरीज ज्यादा मैसेज के काम की नहीं है, ये दोनों कैटेगरीज ठीक उन लोगों के काम की हैं जो इस्टेब्लिश बिजनेस इस वक्त कर रहे हैं, जो पिछले खासे अरसे से बिजनेस में हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं कि वो बैंक के पास प्लेज करवा सकें और उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसलिए इन दोनों कैटेगरी, ठीक और ये दोनों स्पेशलाइज कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज में जिनको भी लोन चाहिए होता है वो बैंक के पास आते हैं और उनकी इतनी नो हाउ होती है कि वो टेक्निकल कामों को और टेक्निकल चीजों को समझ के बैंक को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। असल में मसला आ रहा है टीयर 1 के लोन्स का। ठीक टीयर 1 के लोन में जिसमें मसला ये आ रहा है। जी जी, अब आप पूछ लें। मैं सिर्फ ये जरा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, आपने तीन कैटेगरीज बताई हैं, दो वो हैं जिसमें कोई जमानत वगैरह उनको देनी पड़ती है। जो नए लोग हैं, जो ऐसा आम बंदा है जो लेना चाहता है, उसमें बगैर किसी जमानत के, उसकी हद क्या है, क्या तरीकेकार है, इस पे अब आप मजीद आप बताएं। हाँ, अब हम लोग ये जो टीयर 1 है ये बेसिकली जी जनरल पब्लिक के लिए है। वो पब्लिक जिन्होंने कारोबार कोई शुरू करना है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करनी है,
कोई छोटा मोटा जी ऐसा काम शुरू करना है जो कि स्टार्टअप बिजनेस हो और कम पैसों के साथ शुरू किया जा सकता हो, उनके पास उसके लिए जमानत ना मौजूद हो, उनके पास उसके लिए कैपिटल ना मौजूद हो, सरमाया ना मौजूद हो उस ठीक। कारोबार को शुरू करने के लिए। सबसे ज्यादा इसमें जो आ जाती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है। और दूसरा इसमें जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, ये उनके बहुत काम की चीज है। फ्रीलांसर से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि जो बंदा कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है और वो कोई आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्पेशलाइज सर्विस दे रहा है, वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसिंग के बिजनेस ठीक। में ये भी आ जाता है कि वो खवातीन जो घर बैठी हुई हैं और जिन्होंने कुछ कॉस्मेटिक्स कंपनीज के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उनकी मार्केटिंग कर रही हैं, या वो खवातीन हैं जो कि कपड़े का कारोबार कर रही हैं और स्टिच या अनस्टिच बिजनेस जो है, सॉरी, स्टिच या अनस्टिच फैब्रिक जो है वो सेल कर रही हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि उनको वो फैब्रिक अगर वो बल्क में परचेज करती हैं तो वो सस्ता पड़ता है, और उस तरह वो बल्क ठीक। में परचेज करके अपने मार्जिन बढ़ा सकती हैं उसको सेल करने में। तो ये सारी भी हमारी फ्रीलांसिंग, क्योंकि फ्रीलांसिंग इस वक्त एक ब्रॉडर टर्म इस सूरत में हो गई है कि ऐसी कोई भी चीज जो आप अपने घर से बैठ के अपनी सहूलत के वक्त में कर सकें, दैट इज फ्रीलांसिंग। तो ये दोनों ठीक। कॉटेज इंडस्ट्री वाले और फ्रीलांसिंग वाले तो स्पेशली इस चीज से बड़े आराम से फायदा उठा सकते हैं, ये उनके काम की चीज है। अच्छा, अच्छा, ये अब टीयर वन के जो जो ये लोग, जी, अमाद आप मेरी पूछ लें, आप आवाज आ क्या रही? पूछने लगे थे? मैं जी आ ये रही है। आपने टर्म यूज किया कॉटेज इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है आम लोगों को शायद समझ ना आए। मतलब टैक्स में तो ये टर्म एक यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक मखसूस मैन्युफैक्चरर के लिए उसको डिफाइन भी किया है, मतलब एक मखसूस लिमिट अमाउंट से ज्यादा ना हो। तो इसमें थोड़ा सा आप वाजे करें कि कॉटेज इंडस्ट्री को, मतलब लोग जो काम मैं करना चाह कॉटेज रहे हैं। इंडस्ट्री बड़ी लेमैन लैंग्वेज में ले रही हूँ। मैं कॉटेज इंडस्ट्री से मुराद कोई भी ऐसा छोटा मोटा बिजनेस कह रही हूँ जो कि जैसे आप घरों में कुछ पैकिंग का, कुछ लोग घरों में पैकिंग ठीक हो करते गया। हैं, पैकिंग के डब्बे बनाते ठीक। हैं, ठीक है। ठीक या है। कुछ लोग हैं जिन्होंने घर में खड्डी लगाई होती है, वो घर में ठीक बैठ हो। के उसकी पढ़ाई करके देते हैं। मैं इस तरह की इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कह रही हूँ ठीक। जिसमें पूरी पूरी फैमिली एक ही बिजनेस के साथ वाबस्ता होती है और अपने घर से ही वो सर्विसेज या वो बिजनेस जो है वो कर रही होती हैं। घर में पैकिंग कर रही हैं किसी चीज की, या घर में जो है वो पढ़ाइयों का काम कर रही हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज जो आप अपने घर के अंदर कर सकें, कोई ऐसी चीज जिसके साथ पूरे आपकी फैमिली का बिजनेस जो है वो अटैच हो। मैं उस चीज की बात ठीक। कर रही हूँ। अच्छा, ठीक। अब टीयर वन में सबसे ज्यादा मैं जब से इस पे इन कर्जों के सिलसिले में एजुकेशन, एक वो मतलब एक एजुकेशनल सीरीज लिख रही हूँ या लोगों को बताती हूँ, तो सबसे बड़ा जो एक मैं देखती हूँ ना कि जो नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं वो ये आते हैं कि ये सब ड्रामा है और बैंक्स जी। इसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज समझ लें, बैंक्स आपके, आप जिस माहौल में ऑपरेट कर रहे हैं ना, इनको आदत नहीं है कि ये छोटे कस्टमर को फैसिलिटेट करें, ठीक है। ठीक। नॉर्मली बैंक्स की आदत होती है, क्योंकि इनको लगता है कि हमने छोटे कस्टमर पे भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हमने बड़े कस्टमर पे करनी है, और छोटे कस्टमर से हमें कम गेन है और बड़े कस्टमर से हमें ज्यादा गेन है। प्रायोरिटी बैंकिंग ज्यादा। का एक कॉन्सेप्ट बैंकों में आ गया हुआ है, तो ये छोटे कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं करते। अच्छा, अब छोटे कस्टमर ठीक। को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर तो है कि आपने छोटे कस्टमर को अकोमोडेट करना है, तो ये करते क्या है कि ये कस्टमर्स को इस तरह के एक दायरे में उलझा देते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, कि कस्टमर तंग आके जाना छोड़ देता है, वो पूछना छोड़ देता ठीक। है, कस्टमर को ये लगता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। एक बात तो प्लीज इसको क्लियर समझ लें कि आपको अगर कोई भी बैंक ये टीयर वन का लोन नहीं दे रहा, या आपको एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन में उलझा रहा है,